हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा जहाँ पे हम कर रहे हैं एक नए एग्जाम की तैयारी। ठीक है। ये एग्जाम की तैयारी है हम लोगों के टीचर्स के लिए, जो एस्पायरिंग टीचर्स है हम लोगों का, जो सी टेट में अपियर होने के लिए, मतलब जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें अपियर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सी टेट 2026, जो कि बहुत ही जल्द सितंबर में ही होने वाला है। कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए ये जो लेक्चर सीरीज होगा ये कम्प्लीटली सी टेट फोकस्ड होगा एंड फोकस होगा पेपर 2 के ऊपर, हायर क्लासेस का, जो कि होगा साइंस एंड मैथ्स को लेके। ठीक है। तो वहाँ पे साइंस एंड मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स है, मतलब डोमेन वाला पोर्शन है, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड पेडागोजी वाला पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पहले ही मैं बता देता हूँ इस लेक्चर सीरीज के बारे में, ये हर बार हर लेक्चर होगा वन शॉट। ठीक है। ऑल ऑफ द लेक्चर्स विल बी वन शॉट, जहाँ पे जो टॉपिक होगा, जैसे कि इस लेक्चर का टॉपिक है फूड एंड फूड टेक्निक्स। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट फूड एंड फूड टेक्निक्स रिलेटेड जितना भी चीजें हैं सब कुछ इसी लेक्चर में देंगे, कोई पार्ट नहीं होगा, एक ही लेक्चर होगा। एंड उसके अंत में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। एंड पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन के साथ साथ एकदम लेक्चर के लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। सो पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझिए, कुछ क्वेश्चंस भी कीजिए एंड लास्ट में वो सरप्राइज क्या है वो भी जान पाएंगे आप लोग। ठीक है। सो बिना किसी देरी के आज का जो हम लोगों का पेपर 2 का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है फूड एंड फूड टेक्निक्स, इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। लास्ट कुछ सालों में इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, तो लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर के अगर आप 5 या 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें तो 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है। मिनिमम एक क्वेश्चन भी आया है। ऐसा पेपर भी है जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, और ऐसा पेपर भी है जिसमें 5 भी क्वेश्चंस आया है। लेकिन इन द रेंज 2 to 4 क्वेश्चंस आता है, 2, 3 या 4। टू मैक्सिमम टाइम्स 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीटेट के, स्पेशली डोमेन पेपर में। ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोई भी चैप्टर स्किप मतलब नहीं कर सकते ऐसे। और ये वैसे भी बहुत छोटा ही चैप्टर है, बहुत छोटा, कुछ कुछ चीजें ही जानना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड ही है। तो इसको हम लोग आसानी से कंप्लीट करके हम लोग अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो 2 to 4 क्वेश्चन हिस्टोरिकली आता है इस चैप्टर से। ठीक है। मेनली रिलेटेड जो टॉपिक्स होता है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है। जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वाला टॉपिक होगा लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर का, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वाले टॉपिक से आता है। एंड इसके अलावा जो हम लोगों का मतलब न्यूट्रिएंट वाला पोर्शन है, वहां से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। विटामिन वाला जो पोर्शन है वहां से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है, एंड मिनरल्स वाला पोर्शन, इससे ये तीनों से बहुत क्वेश्चंस आता है। प्रिजर्वेशन से भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। अगर 2 क्वेश्चन आता है तो एक प्रिजर्वेशन मान के चलिए कि एक प्रिजर्वेशन सेक्शन से आएगा, और एक जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स या फिर कुछ और सेक्शन से आ सकता है। लेकिन मोस्टली फ्रॉम दिस टॉपिक्स क्वेश्चंस आता है। ठीक है। बैलेंस फूड आजकल क्योंकि सीटेट में थोड़ा सा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आता है, वहाँ पे बैलेंस फूड या फिर जो बैलेंस डाइट वाला पोर्शन है वहाँ से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आने से भी आ सकता है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी मच। शायद आ सकता है लेकिन उतना आने का चांसेस भी नहीं है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग हर टॉपिक्स में जाएंगे। सबसे पहले आएगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अच्छा, पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड से जानने से पहले हम लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि फूड है क्या। फूड तो हम लोगों को पता ही है, जो हम लोगों का खाना है, फूड एक बेसिक नेसेसिटी है। इससे क्या मिलता है, सबसे पहला चीज। ठीक है। सबसे पहला चीज, एक चीज याद रखना, फूड से मिलता क्या है। फूड से मिलता है एनर्जी। मोस्टली हम लोग जानते हैं फूड से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी। एनर्जी किसके लिए? बहुत सारे चीजों के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ये सब तो है ही। उसके अलावा क्या, जैसे कि रेजिस्टेंस फ्रॉम डिजीज। ठीक है। डिजीज, कोई भी डिजीज अगर हम लोगों का होता है उससे रेजिस्टेंस कैसे आता है, वो भी फूड से मिला हुआ एनर्जी से ही हम लोग को आता है। एंड जो ग्रोथ होता है हम लोगों का उसमें भी इंपॉर्टेंट है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है, मतलब सीटेट हो या चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, याद रखना कि जो जो मतलब क्लासेस में होता है, हर हर चीज नोट्स में नहीं रह सकता। ऐसा भी होता है कि हर चीज नोट्स में नहीं है। तो ऐसा भी है कि कुछ शायद मैं बोल दूं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। एनर्जी मिलता है वर्क करने के लिए। ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस फ्रॉम डिजीज। ठीक है। फिर ग्रोथ में यूज होता है। ठीक है। रिपेयर ऑफ टिश्यूज में यूज होता है। सो
ये सब हम लोगों को याद करना। नेक्स्ट, फूड मिलता कहाँ से, ठीक है। सोर्स कंपोनेंट्स में जाने से पहले सोर्सेज भी जानना जरूरी है। फूड मिलता कहाँ से है, तो बेसिकली हम लोगों को फूड दो जगह से मिलता है। सोर्सेज ऑफ फूड आर मेनली टू, एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल, ठीक है। तो दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। प्लांट से जितना फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ओट्स है, पल्सेस है, ये सब प्लांट से मिलता है। एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है, मीट मिलता है, ठीक है। दोज आर द थिंग्स दैट इज देयर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फूड इज देयर फ्रॉम दिस थिंग्स। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है। मतलब फूड में जो मेन कंपोनेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले तो जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्दी लिविंग। ये सब के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड होता है, जो हमारे बॉडी में जरूरत है, जिसके लिए हम लोग फूड खाते हैं, जिससे हम लोगों का बॉडी का, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्दी लिविंग हो गया, ये सब चीजें होते हैं बेसिक फंक्शन के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अभी न्यूट्रिएंट्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो नाम से ही समझ आ रहा है। मैक्रो वर्ड का मतलब ही है जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, माइक्रो वर्ड का मतलब है जो कम क्वांटिटीज में रहता है, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या बन गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बन गया जो मेजोरिटी ऑफ द डाइट में फॉर्म करता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द डाइट जो होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडेड है, प्रोटीन्स इंक्लूडेड है, फैट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स कुछ कुछ होता है वो भी इंक्लूडेड है, वाटर इंक्लूडेड है, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कम हिस्सों में जो पाया जाता है, जो कम होता है, उसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। इसमें सिर्फ विटामिन एंड कुछ ट्रेस मिनरल्स होता है, इसका हम लोगों को ध्यान में रखना है। दोज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत कम क्वांटिटीज में ही चाहिए, ठीक है। विटामिन एंड ट्रेस मिनरल्स बहुत ही कम हिस्सों में, कम क्वांटिटीज में चाहिए, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको ज्यादा चाहिए, ज्यादा कार्ब्स, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फैट्स हम लोगों को चाहिए। मतलब कुछ भी ज्यादा, मतलब एक्सेसिव अच्छा नहीं है, लेकिन एक गुड क्वांटिटी, एक लार्ज क्वांटिटीज में इनका रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग हर एक कैटेगरीज में जाएंगे। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स तो होता है, दीज आर कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलके जो चीज बनता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं या फिर कार्ब्स बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स हो गया, फिर डाइसैकेराइड्स हो गया, या फिर ओलिगोसैकेराइड्स हो गया, एंड देन पॉलीसैकेराइड्स हो गया। अब ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसको किस हिसाब से डिवाइड करते हैं, याद रखना। दीज आर डिवाइडेड क्योंकि सिंपल सा चीजें होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। जैसे कि ग्लूकोज एक एग्जांपल है मोनोसैकेराइड का, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। तो अगर एक, सिर्फ एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, या फिर ऐसा कुछ चीज है जिसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते, और तोड़ देंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहलाएगा। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। अभी अगर एक ही मतलब एक ही ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उसको तो हम लोग नाम दे दिया मोनोसेक्राइड। मान लीजिए कि दो है, दो ऐसा जुड़ा हुआ है, दो मोनोसेक्राइड जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम हो गया डाइसेक्राइड, ठीक है। फिर तीन है तो ट्राइसेकेराइड, चार है तो टेट्रासेकेराइड, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे सेकेराइड्स मिलता है। 2 to 10, अगर 2 to 10 मोनोसेकेराइड से बना हुआ है, 2 to 10 मोनोसेकेराइड से अगर बना हुआ है, तो फिर हम लोग उसको नाम देते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स में ही डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एक्सेट्रा गिरता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज मतलब हम लोगों के घर में शक्कर, चीनी जो होता है, दैट इज सुक्रोज। लैक्टोज, ये मिल्क में रहता है, मिल्क का शुगर का नाम है लैक्टोज। मेल्टोज, ठीक है। ये सब, दीज ऑल आर फॉर्म ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट, उससे मतलब 10 से भी ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड यूनिट से बना हुआ आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड्स का, ठीक। अभी कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी यील्ड क्या होता है, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उससे कितना एनर्जी मिलता है, उससे मिलता है हम लोग को 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। 4 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 16.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। याद रखना, दोनों ही यूनिट्स याद रखना जरूरी है, दोनों ही यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में ये बात कर लेते हैं। डेली रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, एन एडल्ट रिक्वायर्स अबाउट 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम,
मिनिमम इतना चाहिए 500 ग्राम, उससे भी ज्यादा कंज्यूम नॉर्मली इंडियंस हम लोग क्या करते हैं, 500 ग्राम से भी बहुत ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा ओबीज होते हैं। लेकिन मिनिमम 500 ग्राम एक एडल्ट को चाहिए, ठीक है। लेकिन ग्रोइंग चिल्ड्रेन या फिर नर्सिंग मदर्स, मतलब जस्ट मतलब बेबी हुआ है ऐसा मदर्स जो होता है, या फिर एथलीट्स जो होता है, जो बहुत सारा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, उनको इससे भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। नॉर्मली 500 ग्राम मिनिमम चाहिए, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में कुछ कुछ समय पे ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, बॉडी को। नेक्स्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। सेल्स रिसीव कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स चाहे आप जो भी खाए, ठीक है। सपोज आपने कुछ पॉलीसेकेराइड्स कंज्यूम कर लिया, या फिर डाइसेकेराइड्स मतलब ओलिगोसेकेराइड्स कोई कंज्यूम कर लिया। मान लीजिए आपने सुक्रोज कंज्यूम किया। सुक्रोज मतलब जो हम लोगों के घर में शक्कर होता है। तो वो शक्कर जो होता है वो हम लोगों के मुंह से, या फिर जब हम लोगों के स्टमक में जाता है वहां पे, या फिर इंटेस्टाइन में, बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, वो ब्रोकन डाउन होता है सिंपल 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 यूनिट्स में। जो सिंपल सिंपल यूनिट्स है जिसका नाम हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है, मोनोसेकेराइड्स होता है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स पे ब्रोकन डाउन हो गया। जैसे मान लीजिए सुक्रोज, सुक्रोज मोनोसेकेराइड्स होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में वो ब्रोकन डाउन हो गया। अभी ग्लूकोज के फॉर्म में उसको अभी हम तोड़ नहीं सकते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, सेल्स मैंने ब्लड में, ब्लड से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट है, जिस सेल का रिक्वायरमेंट है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब पहले टूटता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से पहले टूटता है, सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टूटता है, और फिर वो क्या होता है, ब्लड के थ्रू सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एक्सेस अगर खा लेते हैं तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे, लीवर में एंड मसल्स में एज ग्लाइकोजन, ठीक है। जो प्रोसेस होता है दिस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। मतलब याद रहेगा इसको, क्या प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, एक्सेस जो शुगर खा लेते हैं। नेक्स्ट, इफ कंज्यूम बियॉन्ड डिजायर्ड क्वांटिटीज, मतलब फिर से वही बात आ गया यहाँ पे, एक्सेस ग्लूकोज का मतलब है जितना, मतलब हम लोगों का प्रोसेस अभी के लिए नहीं चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हम लोग खा लेते हैं, अभी नहीं चाहिए, बाद में हम लोगों को यूटिलाइज करना है। तो जो बाद में यूटिलाइज वाला पोर्शन है वो लीवर एंड मसल्स में रहता है, उसको ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस में खा लेते हैं, जितना हम लोगों को अभी चाहिए उससे ज्यादा खा लिया, जितना हम लोगों का मसल्स में स्टोर होता है उससे भी ज्यादा खा लिया, बहुत बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है, तब क्या हो जाता है, तो जो एनर्जी हो जाता है वो फैट के थ्रू में क्या हो जाता है, वो जो अनयूटिलाइज पोर्शन होता है वो फैट के थ्रू हमारे बॉडी में जमा हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइपोजेनेसिस। इसलिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से भी हम लोगों का वजन बढ़ता है, हम लोगों के बॉडी में फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ फैट खाने से ही फैट्स नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट खाने से भी फैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अनयूटिलाइज्ड एनर्जी है वो फैट के थ्रू ही स्टोर होता है, ठीक है। सो दिस अनदर प्रोसेस फॉर लाइपोजेनेसिस, ठीक है। अगर फैट में कन्वर्ट हो गया तो लाइपोजेनेसिस, अगर नॉर्मली उधर ही रह गया लीवर एंड मसल्स में तो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, सोर्सेस क्या होता है, मेन सोर्स जो होता है हम लोग जैसे इंडियंस के लिए राइस होता है एंड व्हीट होता है। फिर उसके बाद पोटेटोस आ गया, शुगर आ गया, जैगरी आ गया, ठीक है। बनानास, मैंगोस, मेलन्स, ये सब मेजरली कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। मेन कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट्स आर स्टार्चेस एंड शुगर्स। स्टार्चेस मतलब राइस, व्हीट, ये सब, एंड शुगर्स जो तुम लोग शुगर, जैगरी ये सब खाते हैं, ठीक है। जैगरी भी एक्सेसिव खाना अच्छा नहीं है। बहुत सारे जगह पे बोलते हैं कि शुगर के अलावा आप लोग जैगरी खा सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सेसिव खाना अच्छा नहीं है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही सोर्स होता है, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे, स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट मतलब सिंपल सा चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स कहीं पे प्रेजेंट है कि नहीं वो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, स्टार्च टेस्ट से। कैसे करेंगे, देखो, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू फूड, मतलब जो कुछ तुम लोग टेस्ट करना चाहते हो, अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं कैसे टेस्ट कर पाओगे, 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन का डाल लो। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो फिर स्टार्च है, स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट है। कौन से मतलब चीजों में मिलता है, कौन से फूड्स में स्टार्च मिलता है, जैसे कि पोटेटोस में मिलता है, ब्रेड्स में मिलता है, ब्रेड्स भी गेहूं का ही बना होता है, ठीक है। राइस में मिलता है, राइस आइटम्स जितना होता है उसमें भी मिलता है, क्योंकि वहां पे भी स्टार्च होता है, ठीक है। चलो, ये हो गया हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट, अच्छे से तुम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।
चलो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स पहले हम लोग देखेंगे उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। प्रोटीन्स मेनली बना हुआ होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। ये चार चीजें हमेशा होता है एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है या फिर आयरन भी हो सकता है कुछ कुछ प्रोटीन्स में, लेकिन मेजोरिटी मतलब ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये तो कॉमन ही है। ठीक है, याद रखना स्ट्रक्चर में हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि प्रोटीन्स आर नथिंग बट पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स मतलब जो एमिनो एसिड्स होता है वो बहुत सारा अगर एक साथ जुड़ा मतलब जुड़ दिया जाता है, बहुत सारा एक साथ अगर हम लोग उसको बाइंड कर देंगे, एक साथ हम लोग उसको रख लेंगे, तो हम लोग उसको जो जो चेन स्ट्रक्चर मिलता है हम लोगों का, लंबा जो चेन बनता है, पॉलीमर बनता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। तो ये अमीनो एसिड क्या है, तो पहले एक चीज देखेंगे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सपोज मान लो मेरे पास एक कार्बन है, उसके साथ एक आर है, ये आर कुछ एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, फिर इसके साथ एक सी डबल बॉन्डेड ओ एच मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा, यहाँ पे तो सी एच रहेगा एंड यहाँ पे एन एच टू रहेगा। ठीक है, एन एच टू रहेगा। दिस इज नथिंग बट ए एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। अभी ये आर चेंज होगा तो एमिनो एसिड्स भी चेंज होगा, जितना मतलब जो अलग अलग आर आएगा तो ऐसे वैसे करके एमिनो एसिड चेंजेस होता रहेगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक चीज, प्रोटीन जो है वो पहले ब्रोकन डाउन इन एमिनो एसिड बिफोर बीइंग डाइजेस्टेड। तो पहले हम लोग प्रोटीन हजम नहीं कर सकते, डायरेक्टली प्रोटीन्स को हम लोग हजम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है उसका। तो पहले प्रोटीन्स को हम लोग मतलब हमारे बॉडी में उसको पहले तोड़ा जाता है, एमिनो एसिड्स में बेसिक यूनिट्स में तोड़ा जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। सेम एज कार्बोहाइड्रेट्स, जितना ही बड़ा होना जाए पहले उसको तोड़ के मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। सेम फॉर प्रोटीन्स, पहले उसको तोड़ के एमिनो एसिड्स बनाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। अभी प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एमिनो एसिड्स, उसको भी हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हम लोगों का एसेंशियल एमिनो एसिड्स, एक हो गया हम लोगों का नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। जो एमिनो एसिड्स हम लोग खुद से नहीं बना सकते, बाहर से हम लोगों को खाना ही पड़ेगा हम लोगों के हेल्दी रहने के लिए, उसको हम लोग ने नाम दे दिया एसेंशियल एमिनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ईटन। एग्जांपल है लाइसिन, मिथियोनाइन, वेलाइन। इसके अलावा भी है ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलनिन, ये सब तुम लोग लिख सकते हो। याद रखना एसेंशियल अमीनो एसिड्स है टोटल 9, 9 आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसके अलावा जो हम लोग खुद से बना सकते हैं, खाने की जरूरत नहीं है, बाहर से उसको अंदर लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। एग्जांपल क्या है, एलानिन है, आर्जिनाइन है, सिस्टीन है। इसके अलावा एस्पर्टिक एसिड हो गया, फिर प्रोलाइन हो गया, हिस्टिडाइन हो गया, टायरोसिन हो गया, दीज आर ऑल। तो यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड 11 है। ठीक है, अराउंड 11 है। सो देयर आर मेनली टोटल 20 मेजर एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, उससे ही हम लोग के बॉडी में जितना भी प्रोटीन का होता है उससे ही बनता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या है प्रोटीन्स, फंक्शंस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो अगर कोई फिटनेस में जाना चाहता है उसको भी हम लोग बोलते हैं ना कि वो प्रोटीन बहुत खाता है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर वगैरह भी आजकल मार्केट में आ गया है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। ठीक है, जो हम लोग के बॉडी में हेमोग्लोबिन बनता है, मतलब जो हम लोग का आरबीसी का हेमोग्लोबिन पार्ट है। ठीक है, जो विजुअल पिगमेंट्स होता है, विजुअल पिगमेंट्स मतलब हम लोग के आंख में जो पिगमेंट्स रहता है जिससे हम लोग कलर देख सकते हैं या फिर ब्राइटनेस समझ सकते हैं कि कौन सा चीज कितना ब्राइट होता है, दिस आर ऑल बट विजुअल पिगमेंट्स, ये भी प्रोटीन का बना होता है। साइटोक्रोम्स हमारे सेल में रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो भी प्रोटीन्स के लिए होता है। जो हम लोगों का एंटीबॉडीज होता है, मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारे अंदर चला गया, मतलब हमारे बॉडी में चला गया, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, वो सब के मतलब जो शील्ड करता है, बैक्टीरिया को हावी होने नहीं देता है, दैट आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मतलब जो होता है गैमा ग्लोबुलिन भी उसका नाम है, ये सब भी प्रोटीन्स ही है। दीज आर ऑल बट नथिंग बट प्रोटीन्स। सो हम लोगों के बॉडी में प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभाता है। ठीक है, अच्छा प्रोटीन का एनर्जी यील्ड कितना है, प्रोटीन का एनर्जी यील्ड 1 ग्राम देता है 5.65 किलो कैलोरी। 5.65 किलो कैलोरी। एडल्ट को चाहिए 50 टू 60 ग्राम डेली। नॉर्मली जो हम लोगों का नॉर्मल वेट का एडल्ट होता है उसको 50 टू 60 ग्राम डेली चाहिए। अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उसको ज्यादा चाहिए होगा, और चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा ही चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, अभी भी उसका बॉडी फॉर्म हो रहा है, इसलिए प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है,
हाँ, चलो ये तो स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया, अभी सोर्सेज देख लेते हैं। प्रोटीन का सोर्सेज कौन सा होता है, जैसे कि एनिमल प्रोटीन्स होता है, वो किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, एनिमल के मीट से, एंड एग से मिलता है। बहुत रिच प्रोटीन सोर्सेज होता है एनिमल प्रोटीन्स, ठीक है। कंटेंट सफिशिएंट एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। पल्सेस, दाल्स आर एक्सीलेंट वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज, ठीक है। उसको अलावा सोयाबीन वगैरह ये सब भी बहुत प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। दीज आर ऑल बट वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज। एनिमल प्रोटीन का भी सोर्सेस होता है, वेजिटेबल प्रोटीन का भी सोर्सेस होता है, ठीक है। अभी इससे कुछ डिफिशियंसी डिजीज भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, डिजीज वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन के डिफिशियंसी से दो मेजर डिजीजेस हो सकता है। एक का नाम है क्वाशियोकोर, ठीक है, एक का नाम है मेरास्मस। क्वाशियोकोर में क्या होता है, दिस इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ उतना नहीं होता है, थोड़ा उसका ग्रोथ छोटा ही रह जाता है। फेशियल और लिम्ब का स्वेलिंग, जो फेस होता है, जो हाथ पैर होता है, वो स्वेल कर जाता है। जो हेयर होता है वो डिस्कलर हो जाता है, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा डायरिया से भी जूझता है, जिसको क्वाशियोकोर हुआ, ठीक है। और एक होता है प्रोटीन के डिफिशियंसी, उसका नाम है मेरास्मस। इट इज कॉज्ड बाय साइमल्टेनियस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों ही कम मात्रा में अपने बॉडी में आ रहा है, तब क्या हो जाता है, मेरास्मस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये भी चिल्ड्रन को ही अफेक्ट करता है, वेरी लीन बन जाता है, बहुत थिन बन जाता है, ठीक है, बहुत थिन बन जाता है। एंड ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाता है। ग्रोथ अगर कंप्लीटली रुक जाएगा तो वो फेटल भी हो सकता है, उसका जान भी जा सकता है। सो क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस अफ्रीका के बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता था पहले के दिनों में। सो दिस इज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से, प्रोटीन इनफ नहीं मिलने की वजह से, ठीक है। फिर प्रोटीन का जानने के लिए भी एक टेस्ट है कि किसी चीज में प्रोटीन है या नहीं। कैसे करना होगा, पहले तो सॉलिड फूड को पेस्ट बनाना होगा, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर देना होगा, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट देना होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स नहीं देने से भी होता है, थोड़ा कम ज्यादा होने से भी चलेगा। एंड 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा देना पड़ेगा। अगर ये सब चीज देने के बाद वो जो तुम लोगों ने सॉलिड को पेस्ट बनाया है, उसका अगर वायलेट कलर आ गया तो मतलब प्रोटीन आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे ये सब चीजें भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, याद करने की कोशिश कर लेना, काम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैट्स। फैट्स का और एक नाम होता है लिपिड्स, ठीक है। फैट्स का और एक नाम होता है लिपिड्स। अभी लिपिड्स का दो क्लासिफिकेशन है, मतलब लिपिड्स को भी हम लोग दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड्स, ठीक है, सिंपल लिपिड्स। एक होता है कॉम्पाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स मतलब ऑयल्स जो होता है, जितना भी ऑयल्स है वो हो गया हम लोगों का सिंपल लिपिड्स का एग्जांपल। कंपाउंड लिपिड्स का एग्जांपल है बहुत, मतलब जो कंपाउंड लिपिड्स मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, जैसे लेसिथिन बोल के एक चीज होता है, या फिर ग्लाइकोलिपिड बोल के एक चीज होता है। दीज आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड जो होता है लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स यानी फैट्स, फैट्स यानी लिपिड्स, ये भी एग्जांपल है फैट्स का ही, तो आप लोग क्लासिफिकेशन समझ सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होता है, these are higher saturated esters derived from glycerol। ग्लिसरॉल से डिराइव किया हुआ एस्टर्स है, जो थोड़ा बड़ा होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोस टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है। हम लोगों के बॉडी के एडिपोस जो टिश्यू होता है वहाँ पे स्टोर होता है, जैसे कि हम लोगों के अंडर द चिक्स, ठीक है, हम लोगों के स्टमक रीजन में, ठीक है, ये सब जगह है। हम लोगों के ट्राइसेप्स वाले रीजन में, यहाँ से हम लोगों का फैट स्टोर होता है, विसरल फैट स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी यील्ड कितना है, ये फ्यूल की तरह एक्ट करता है, जनरेटिंग मोर देन डबल द एनर्जी सप्लाइड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जितना मिलता था ना, उससे उससे डबल से भी ज्यादा मिलता है सिर्फ फैट से। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को कितना मिला था, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को 4 किलो कैलोरी जैसा मिला था। यहाँ पे अगर 1 ग्राम फैट हम लोग जलाएंगे, मतलब 1 ग्राम फैट हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो उससे डबल से भी ज्यादा मिल जाएगा, 8 9 10 किलो कैलोरी तक मिल सकता है, ठीक है। डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेशन होता है एंजाइम लाइपेज के थ्रू। वो डाइजेस्ट करता है फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से, मतलब ग्लिसरॉल से ही बना हुआ फैट जो होता है जब डाइजेस्ट हो जाता है, किससे, किस एंजाइम से, एंजाइम का नाम है लाइपेज, बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम का नाम है। इस लाइपेज एंजाइम से जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तब फिर से ग्लिसरॉल ही बन जाता है एंड फैटी एसिड्स बन जाता है। तो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स हम लोगों को जानना पड़ेगा, कैसा टाइप का फैटी एसिड्स है। सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन है वो है दो टाइप्स का, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है। एग्जाम्पल, जो बटर होता है, बटर इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड।
घी जो होता है दैट इज ऑल्सो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज याद रखना कि अगर एक्सेस इंटेक हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, तब क्या हो जाता है, हम लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वो बढ़ जाता है। इस कंडीशन का एक नाम है हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया अगर हो गया, मतलब हम लोग का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो क्या हो जाता है, हम लोग के वेन्स में इसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, वेन्स एंड आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। सो ज्यादा मात्रा में हम लोग इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, एक लिमिटेड मात्रा में ही कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का जो तेल होता है, हम लोग खाने में जो खाना बनाने के लिए तेल यूज करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। ये भी खराब है हम लोगों के बॉडी के लिए, दोनों ही खराब है। एक्सेसिव लिमिट में, थोड़ा थोड़ा तो चाहिए बॉडी को, फैट्स तो चाहिए, लेकिन एक्सेसिव हम लोगों को खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा भी हम लोग और एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स में, जैसा जो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है जो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं बॉडी में, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। दो तीन एग्जांपल है लाइनोलोइक एसिड। लाइनोलोइक एसिड मैंने यहाँ पे दो बार दे दिया, ठीक है। एक बार याद रखना, लाइनोलोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड जो हम लोग खुद से हम लोग नहीं बना सकते। ओ सॉरी, ये लाइनोलोइक एसिड है, ये लिनोलोलेनिक एसिड है, ठीक है। दो अलग अलग है, मैंने सोचा कि एक ही दे दिया है, ठीक है। तो ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि हम लोग खुद से नहीं बना सकते, एसेंशियल फैटी एसिड्स। फंक्शंस क्या है फैटी एसिड्स का? फंक्शन है जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन, ये तो एक हो गया। फिर दूसरा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एक्ट्स एज अ फ्यूल, डबल द एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट से बर्न करके हम लोग जला सकते हैं। और फिर रिस्क क्या है, अगर एक्सेस फैट्स हो गया, एक्सेस लिपिड्स हो गया, उससे क्या हो जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाता है, वजन बहुत बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण कार्डियक इश्यूज भी होता है, क्योंकि फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है आर्टरीज में, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट कितना है, 7 to 80 ग्राम पर डे फॉर एन एडल्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट। ज्यादा अगर कम वेट है तो कम चाहिए, ज्यादा वेट है तो ज्यादा चाहिए, लेकिन 70 to 80 ग्राम चाहिए, ठीक है। फैट टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी ऑफ फूड हम लोग पहले उसको रैप करके क्रश कर लेंगे किसी पेपर में, ठीक है। इन पेपर में अगर हम लोग क्रश करेंगे तो एक ऑयली पैच जैसा नजर आएगा, ऑयली पैच अगर नजर आ रहा है मतलब वो फैट से बना हुआ है, समझ आ गया ना। चलो ये हो गया हम लोगों का फैट्स वाला सेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन में। विटामिन इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, अभी तक हम लोगों ने मैक्रो मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया, दिस इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन या फिर कम अमाउंट में ही हम लोगों के बॉडी में चाहिए। लिखा ही हुआ है विटामिन आर एक्सेसरी फूड फैक्टर्स, ठीक है। एक्सेसरी फूड फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेन वाला नहीं है, ये एक्सेसरी है। दीज आर नॉट द प्राइमरी सोर्सेस, दीज आर नॉट द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन ये एनर्जी नहीं देता। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स तो देता है, लेकिन विटामिन या फिर वाइटामिन जो भी बोलो, ये एनर्जी नहीं देता, लेकिन ये बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइटामिन ये टर्म किसने कॉइन किया था, सी फंक ने कॉइन किया था 1912 में। सी फंक ने कॉइन किया था 1912 में, ये विटामिन जो नाम है वो उसने दिया था, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन कर लेंगे। क्लासिफिकेशन है फैट सोल्यूबल विटामिन जो है A, D, E and K, एंड वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो है B and C। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल मतलब एक ये A, D, E and K ये सिर्फ फैट्स में ही डिजोल्व होता है, फैट से ही एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए मैंने फैट्स वाले सेक्शन में बोला था ना, एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन, दिस इज द रीजन, ठीक है। क्योंकि A, D, E and K सिर्फ फैट से ही वो डिजोल्व होता है, तो फैट से ही वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है ब्लड में। एंड कुछ होता है वाटर सोल्यूबल, जैसे B and C, दीज आर वाटर सोल्यूबल, मतलब ये पानी में ही घुल जाता है, सो बॉडी के नॉर्मली ब्लड में ही ये जा सकता है, फैट्स की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट, ये वाला मैंने इंपॉर्टेंट नोट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, मोस्ट प्रोबेबली 2016 अर्ली डेज ऑफ सीटेट में ये एक क्वेश्चन आया था कि अगर बहुत बार हम लोग वॉश करेंगे राइस को तो क्या हो जाता है, विटामिन बी का लॉस हो जाता है। वॉशिंग राइस मल्टीपल टाइम्स बिफोर कुकिंग कॉजेज द लॉस ऑफ विटामिन बी, ठीक है। अभी एक एक करके हम लोग हर विटामिन को देखेंगे, उसका सोर्स देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, और अगर नहीं मिला इनफ, डिफिशियंसी हो रहा है, तो उसका सिम्टम भी देखेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। चलो मैंने यहाँ पे टेबल जैसा बना दिया है, एक एक करके हम लोग हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है विटामिन ए।
जिसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल कहाँ पे मिलता है? कॉमन सोर्सेस है मिल्क, बटर, एग्स, फिश ऑयल एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, रेटिनॉल यानी विटामिन ए का काम क्या है? ये रेटिनॉल पिगमेंट्स बनाता है, रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन इन आईज, जो हम लोगों का आईज में जो जितना पिगमेंट्स है ये बनाता है, मतलब उसका एक मेजर कंपोनेंट कौन बनाता है? विटामिन ए। अगर नहीं मिला इनफ विटामिन, हम लोगों के आंखों तक नहीं गया, पिगमेंट्स नहीं बना, तो क्या हो जाएगा? तब हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाएंगे। रात को हम लोग इनफ लाइट नहीं रहता है तो हम लोग अच्छे से नहीं, क्लियरली नहीं देख पाएंगे, नाइट ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, विटामिन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे B1, जिसका नाम है थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 यानी थायमिन, ये कहाँ पे मिलता है? ये यीस्ट से मिलता है, व्हीट से मिलता है, ग्राम से मिलता है, पीनट से मिलता है एंड बीन से मिलता है, मतलब लेग्यूम से मिलता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंड नर्वस सिस्टम के अच्छे से फंक्शन करने के लिए विटामिन B1 की जरूरत रहता है। अगर यहाँ पे विटामिन B1 कम मात्रा में पाया गया तो हम लोगों को एक डिफिशियंसी, मतलब एक डिजीज हो सकता है जिसका नाम है बेरी। उसमें क्या होता है? वीक लिम्ब मसल्स, हम लोगों का जो हाथ और पैर का मसल्स होगा वो थोड़ा वीक हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 कहाँ पे मिलता है? लीवर में मिलता है, मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल्स। लीवर मतलब एनिमल्स के लीवर में, जो हम लोग मीट की तरह खाते हैं, नॉट आवर लीवर डायरेक्टली। हाँ, हमारे लीवर में भी होता है, जमता है वहाँ पे। ठीक है, फंक्शन क्या है? ये कोएंजाइम की तरह काम करता है, ये हेल्दी स्किन देता है एंड ओरल म्यूकोसा, जो हम लोग के मुंह का जो मसल्स है ये बनता है B2 से, मतलब B12 एक कंपोनेंट्स है इसको बनाने के। इसका अगर हम लोग डिफिशियंसी हो गया हम लोग के बॉडी में, तो केलियोसिस हो सकता है, फीजर्स इन स्किन, स्किन में गड्ढा गड्ढा जैसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B5 के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड किसमें मिलता है? यीस्ट, मिल्क, ग्राउंडनट, टोमेटोज, लिवर, किडनीज एंड एग योक से मिलता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये कोएंजाइम ए का एक कंपोनेंट है, वेरियस मेटाबॉलिक रोल्स में यूज होता है, स्पेशली इन पायरुवेट टू एसिटल CoA, जहाँ पे कन्वर्ट होता है। क्रेब साइकिल बारे में जो PGT टीचर्स है यहाँ पे, कोई जो बायोलॉजी के फील्ड से आते हैं या फिर केमिस्ट्री के फील्ड से आते हैं या फिर हाँ, मतलब डिग्री और मास्टर डिग्री अगर आप लोगों ने इन दोनों फील्ड में से किया है तो आप लोगों को क्रेब साइकिल वाला चीज याद होगा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो वहाँ पे जो जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B5 या फिर पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, क्रेब साइकिल का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन B5 मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट विटामिन B3 टू B7, इसका नाम होता है नायासिन। कॉमन सोर्सेज क्या होता है? व्हीट, मीट, पीनट्स एंड यीस्ट। इसका फंक्शन भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। अगर इनफ नहीं है तो क्या हो जाएगा? पेलेग्रा हो जाएगा हम लोगों का, जिसमें हम लोगों का होठ, लिप्स फूल सकता है और जो स्किन है वहां पे दाग दाग जैसा हो जाएगा, ब्लैकिश ब्लैकिश स्पॉट्स आ सकता है। नेक्स्ट विटामिन B9 टू B6 यानी फोलिक एसिड इसका नाम है। इसमें क्या, कहाँ से मिलता है? कॉमन सोर्सेज लिवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बनाना। ठीक है, इसका फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लिक एसिड मतलब हम लोग के बॉडी का RNA DNA, इसका मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए एंड RBC के मैच्योरेशन को, RBC जो हम लोगों का रेड ब्लड सेल्स है उसके मैच्योरेशन को, उसको एक्टिव करने के लिए हम लोग को ये फोलिक एसिड चाहिए। इसका अगर डेफिशिएंसी हो गया तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, हम लोगों का RBC इनफ मात्रा में नहीं प्रोड्यूस होता, तो हम लोगों का बॉडी बहुत थिन हो जाता है, वीक हो जाता है हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन इज B12 यानी साइनोकोब्लामिन। साइनोकोब्लामिन मिलता है एग्स, फिश एंड लिवर में। इसका फंक्शन भी DNA सिंथेसिस के साथ है एंड RBC मैच्योरेशन के साथ है। इसको अगर कम हो गया, B12 अगर कम हो गया तो एक दूसरी तरीका का एनीमिया होता है, इसका नाम है पेरिनोशियस एनीमिया। ठीक है, पेरिनोशियस एनीमिया। विटामिन C यानी इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलता है? जो हम लोग का सावर फ्रूट्स होता है, जैसे कि सिट्रसी फ्रूट्स, टोमेटोज, लीफी वेजिटेबल्स, इसमें क्या मिलता है? विटामिन C। इससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन। कोलाजन मतलब हम लोगों का जो बाल होता है, हम लोगों का जो नाखून होता है, ठीक है, बाल में फिर भी केराटिन मेन प्रोटीन होता है, मेजर प्रोटीन इज केराटिन। हम लोगों का नाखून होता है दैट इज मेड अप ऑफ कोलाजन। अगर वो नहीं होगा या फिर हम लोगों का जो गम्स होता है, हम लोगों का टीथ के साथ जो गम्स होता है वहाँ पे भी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन होता है। सो अगर वो कम हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कम हो जाता है, तो कोलाजन अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, हम लोगों को एक डिजीज हो सकता है जिसका नाम है स्कर्वी।
यानी ब्लीडिंग गम्स या फिर टीथ फॉलिंग। पहले के दिनों में जो जहाज में जाते थे उन लोगों को स्कर्वी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वो बहुत सारा लेमन, ऑरेंजेस, लाइम्स वगैरह लेके जाते थे अपने जर्नी में। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन डी। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस में मिलता है? फिश लिवर के ऑयल में, सनलाइट में मिलता है। ठीक है, बहुत, बट नॉट इन जो दोपहर वाला सनलाइट, तुम्हें अर्ली मॉर्निंग सनलाइट चाहिए, उसमें हम लोगों को विटामिन डी मिल सकता है। मिल्क से मिलता है, एग योक से मिलता है। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिपोजिशन इन बोन्स एंड टीथ के लिए जरूरी होता है। अगर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अच्छे से डिपोजिट नहीं हो पाया बोन, तो बोन वीक होने लगेगा, जिसके कारण रिकेट्स हो सकता है चिल्ड्रन में, या फिर एडल्ट्स में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया, मतलब वो जो हड्डी होता है वो नरम हो जाता है, टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, विटामिन ई मतलब टोकोफेरोल उसका नाम होता है, वो मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, एंड सीरियल में मिलता है। सीरियल्स मतलब वो जो केलॉग्स वेलॉग्स वगैरह जो होता है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, दैट आर नोन एज सीरियल। ठीक है, फंक्शन हेल्दी स्किन के लिए चाहिए एंड आरबीसी के लेवल को मेंटेन करने के लिए चाहिए। अगर आरबीसी लेवल मेंटेन नहीं होगा क्योंकि टोकोफेरॉल एनफ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा आरबीसी, एंड रिप्रोडक्शन में भी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट विटामिन हम लोग पढ़ेंगे वो है विटामिन के। इसका नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन किसमें मिलता है? लीफी वेजिटेबल्स में मिल सकता है एंड सोयाबीन ऑयल में मिलता है। ये इसका काम होता है नॉर्मली ब्लड को क्लॉट करना। अगर इसका इनफ नहीं है तो नॉर्मली ब्लड क्लॉट नहीं होगा, सो डिले करके ब्लड क्लॉट होगा। एंड दीज आर ऑल द functions, common sources and deficiency syndrome of all the vitamins। ठीक है, these are all the vitamins का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट टॉपिक है, मतलब चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, मतलब न्यूट्रिएंट्स वाले सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, वो है मिनरल्स। ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के है। मिनरल्स जो होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल होता है। वो भी अगर स्मॉल अमाउंट्स में कोई डिफिशियंसी या फिर एक्सेसिवनेस की आ जाता है, तब हम लोगों का बॉडी अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। सो बहुत स्मॉल अमाउंट्स में ही चाहिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो एक एक करके बहुत सारा मिनरल्स है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो जो हम लोगों का एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होता है हम लोगों के बॉडी में, इसमें सोडियम एंड पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर मतलब एक सेल के बाहर एंड सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होता है उसमें सोडियम एंड पोटेशियम रहता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? Na जो होता है मतलब सोडियम, वो क्या करता है? ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जो हम लोगों का नर्व का जो कंडक्शन है, मतलब नर्व टू नर्व जो हम लोगों का इम्पल्स, जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है, इसके लिए भी सोडियम इंपॉर्टेंट है। एंड जो हम लोगों का मसल का इम्पल्स है वो भी क्या होता है? मसल का इम्पल्स मतलब कुछ अगर गर्म चीज हम लोग छू लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसमें से हाथ हटा देते हैं ना, तो ये जो इम्पल्सिव चीजें हैं उसको कंट्रोल करता है सोडियम। मतलब कंट्रोल सिर्फ सोडियम नहीं करता, लेकिन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम। ठीक है, पोटेशियम क्या होता है? वो भी मसल एंड नर्व की एक्टिविटी में हेल्प करता है, एंड प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस, एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंड ग्लाइकोजन से जो फैट सिंथेसिस होता है, इसके ऊपर भी मतलब हेल्प होता है किसका? पोटेशियम का हेल्प होता है। इसका अगर डिफिशियंसी आ गया तो क्या हो जाता है? हम लोगों के बॉडी में क्रैम्स आ सकता है। जैसे सोडियम का अगर डिफिशियंसी आ गया तो क्रैम्स आ सकता है, और पोटेशियम का अगर डिफिशियंसी आ गया तो कॉन्वर्जन्स आ सकता है। हम लोगों को दोहरा जो होता है वो गिर सकता है, हम लोगों का बॉडी थोड़ा ऐसा झटका देना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फिर भी मैं साइड में लिख देता हूँ। इसका मेन सोर्सेज क्या होता है? मेन सोर्सेज होता है सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि NaCl है तो सॉल्ट आता है, सॉल्ट, मिल्क एंड वेजीज। मैंने वेजीज लिख रहा हूँ मतलब वेजिटेबल्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? दिस इज द मेन एनायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसका मेन एनायन कौन होता है? क्लोरीन होता है, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो जाता है हम लोग के पेट में, जैसे पेट में हम लोग का एक एसिड बनता है HCl, इसका सिंथेसिस में इसका हेल्प करता है, और हम लोग के बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है इसको भी मतलब बैलेंस करके रखता है क्लोरीन। ठीक है, ये मिलता है हम लोगों को सॉल्ट से, फिर सी फूड से भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मिलता है। कैल्शियम, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या होता है? दिस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। हम लोगों का जो हड्डी होता है, हम लोगों का जो दांत होता है, उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है? कैल्शियम होता है। और भी कुछ चीजों में चाहिए, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग में चाहिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, मसल के मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए,
हार्ट के फंक्शन में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है। इसका अगर डेफिशिएंसी हो गया तो हम लोगों को रिकेट्स हो सकता है, ठीक है, रिकेट्स। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मसल में स्पैज़म्स आ सकता है, मसल में भी फिर से झटका लगना शुरू होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हम लोगों का बॉडी का जो बोन्स होता है वो हॉलो जैसा हो जाता है, ठीक है, खोखला हो जाता है। रिकेट्स भी एक मतलब डिजीज़ है जहाँ पे बहुत पतला हो जाता है आदमी, ठीक है। तो कैल्शियम का ये मतलब फंक्शन है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? तो आप लोग को पता ही है, कैल्शियम का मेन सोर्स है मिल्क, ठीक है। मिल्क हो गया, फिश हो गया, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ग्रीन वेज लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का भी काम है बोन्स एंड टीथ में। न्यूक्लिक एसिड का भी पार्ट है, जो डीएनए एंड आरएनए उसका भी पार्ट पार्ट है। फॉस्फोलिपिड्स का एक पार्ट है, लिपिड्स में फास्फोरस ऐड हो गया तो फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। एटीपी का एक पार्ट है, बिकॉज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो 3 फॉस्फेट होता है, तो वहाँ पे भी फास्फोरस का काम है। सो ये फास्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब मिनरल है, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी क्या होता है? ग्रोथ में रिड्यूक्शन कर सकता है। रिकेट्स, अगेन रिकेट्स में भी रिकेट्स भी हो सकता है, क्योंकि ये बोन से रिलेटेड है, तो वो कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों का डेफिशिएंसी ही रिकेट्स हो सकता है, ठीक है। तो फास्फोरस का जो मेन याद रखना, फास्फोरस मेनली कैल्शियम के साथ ही हम लोगों को मिलता है, ठीक है। चलो, फास्फोरस का बोन्स एंड टीथ में ही ज्यादा काम है, एंड कुछ कुछ न्यूक्लिक एसिड एटीपी सिंथेसिस में भी काम होता है। नेक्स्ट हम लोग मिनरल देखेंगे, वो है आयरन। आयरन क्या है? आयरन होगा हेमोग्लोबिन का एक पार्ट, ठीक है। आयरन होगा हेमोग्लोबिन का एक पार्ट। मेजर पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन इज आयरन, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स को, हम लोगों को गर्ल्स जो होता है उनको आयरन क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, 35 मिलीग्राम चाहिए, एंड बॉयज का कम चाहिए, 25 मिलीग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को ज्यादा क्यों चाहिए? क्यों? दिट इज ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल फ्लो। वहाँ पे ब्लड लॉस होता है, मतलब आयरन लॉस भी हो रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए जो रिक्वायरमेंट है गर्ल्स के बॉडी के लिए ज्यादा होता है, बॉयज के बॉडी के लिए थोड़ा सा कम होता है। इसका डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, ठीक है। इसका सोर्सेस कहाँ से मिलता है हम लोग का आयरन? स्पिनच, मेथी एंड चेनोपोडियम, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ आयरन, ठीक है। आयोडीन, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है। थायरोक्सिन मतलब थायराइड को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन के प्रोडक्शन में आयोडीन की जरूरत होता है। आयोडीन हम लोगों को सॉल्ट से मिलता है, इसलिए सॉल्ट के पैकेट में दिखना आयोडाइज सॉल्ट बोल के रहता है, ठीक है। इसका डिफिशियंसी जो होता है उसको क्या, वो क्या करता है? गोइटर कर सकता है। जो हम लोगों का अगर गोइटर होता है तो हम लोगों का नेक जो होता है वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी भी ला सकता है चिल्ड्रन में, अगर इनफ आयोडीन उनके बॉडी में नहीं जा रहा है। फिर नेक्स्ट मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम इज एन एंजाइम एक्टिवेटर, ठीक है। एंड मैग्नीशियम इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ बोन्स या फिर टीथ, बोन्स एंड टीथ, ठीक है, दोनों का ही। इसका डिफिशियंसी क्या कर सकता है? कॉन्वर्जेंस, फिर से झटका लगना, एंड हेल्यूसिनेशन भी कर सकता है हम लोग के बॉडी में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड इंसुलिन। इंसुलिन हम लोग का ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दिस इज एसेंशियल फॉर हेयर, स्किन एंड नेल्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी 12, वेरी इंपॉर्टेंट एक विटामिन। इसका जो डिजीज है वो क्या इसका जो डिफिशियंसी है वो पेरिनेशियस एनीमिया कर सकता है। पेरिनेशियस एनीमिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन वाले सेक्शन में, 2 एनीमिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है? हम लोग का जो एनामल है, दांत का जो आउटर लेयर है एनामल, उसको हम लोगों को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर एक्सेस फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरोसिस हो सकता है, ठीक है। एक नॉर्मल लिमिट तक चाहिए, ज्यादा फ्लोरीन भी अगर आ गया तो वो अब फिर से हार्मफुल हो गया टीथ एंड बोन्स के लिए। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि मिनरल्स जो भी हो वो स्मॉल क्वांटिटीज में ही चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए। अगर ज्यादा भी हो गया तो भी खराब है, कम भी हो गया तो भी खराब है हम लोगों के बॉडी के लिए। सो दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आ गया हम लोगों का रफेज एंड वाटर। मतलब अभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, मतलब हम लोगों ने बॉडी का न्यूट्रिएंट्स वाला जो जो एब्सॉर्ब हो सकता है हम लोगों ने कर लिया। अभी जो बचा कुचा रह गया, जो हम लोग का फूड का बचा कुचा रह गया, जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं एंड बॉडी से रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, दैट इज नोन एज रफेज। रफेज यानी डाइटरी फाइबर्स। दीज आर प्लांट डिराइव्ड फूड्स कॉन्टेनिंग सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते और उसका कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, प्रोवाइड्स नो न्यूट्रिएंट्स बट इज एसेंशियल फॉर रेगुलर बाउल मूवमेंट। हम लोगों का जो रेगुलर बाउल मूवमेंट है, हम लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से निकालने के लिए ये रफेज यानी डाइटरी फाइबर्स का जरूरत होता है, ठीक है। सोर्सेज इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स। इसको खाने से हम लोगों का जो बाउल मूवमेंट है, ठीक है,
वो क्लियर रहता है, वो रेगुलर रहता है, वो हेल्थी रहता है, लेकिन इससे कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलता, हम लोगों के बॉडी को डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ हम लोग के बॉडी के वेस्ट को अच्छे से निकालने के लिए जरूरी होता है रपेज यानी डाइटरी फाइबर्स। एंड इसके अलावा जो मेजर कंपोनेंट है वाटर मेक्स अप टू 60 to 80% ऑफ ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल फॉर सेलुलर रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन है उसमें वाटर का तो जरूरत है ही। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, जैसे कि अगर ज्यादा गर्मी हो गया तो पसीना निकलता है, और पसीना जब सूखता है तो हम लोगों को ठंडा ठंडा महसूस होता है, दैट इज स्वेटिंग, ठीक है। फिर डाइजेशन नहीं रुक पाता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक मिनरल्स वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वाटर का चाहिए। एंड एक्सक्रीशन, जो बॉडी का हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालने के लिए भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो पहले बैलेंस डाइट वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? जहाँ पे राइट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स रहता है, मतलब राइट क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स बेस्ड ऑन योर एज, योर जेंडर एंड कितना फिजिकल एक्टिव है आप। एथलीट्स को कुछ ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए, कुछ ज्यादा कार्ब्स चाहिए, नॉन एथलीट्स को उतना नहीं चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब काम करने का लेवल, एज एंड जेंडर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कंटेंट द राइट क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, रिक्वायर्स डिफर बाय एज, सेक्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। फूड हाइजीन, मतलब ऑब्वियसली अनहाइजेनिक फूड जो होता है, जो कि फ्लाइज या फिर डस्ट के ऊपर अगर वो फ्लाइज बैठता है या फिर डस्ट गिरता है तो क्या हो जाता है, डिजीज स्प्रेड करता है एंड कॉजेज फूड पॉइजन, ठीक है, ये एक चीज। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट लॉस, जो पीलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर का जो हम लोग स्किन निकालते हैं, कटिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, वहां से भी क्या होता है, कुछ कुछ विटामिन एंड मिनरल्स का लॉस भी हो सकता है। जैसे कि मैंने वो राइस ज्यादा वॉश करने से विटामिन बी का लॉस होता है, वो वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, वो भी एक पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन था, तो वो वाला भी मैंने नोट्स में लिखाया था आप लोगों को। तो ये इसी के वजह से होता है, तो न्यूट्रिएंट लॉस इससे भी हो सकता है। एंड प्रिजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे, फूड को हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक हम लोग उसको कंज्यूम कर पाए, खा पाए। तो कुछ मेथड्स है प्रिजर्वेशन के, कुछ मेथड्स है, जैसे कि ड्राई स्टोरेज पहला मेथड हो गया। ड्राई स्टोरेज किसके लिए है? नॉन पेरिशेबल फ्रूट्स के लिए। नॉन पेरिशेबल फ्रूट्स मतलब वो ज्यादा जल्दी खराब नहीं होता, अपने आप खराब नहीं होता, जैसे कि शुगर, वो खराब नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर मतलब हम लोगों का जो मैदा होता है, ठीक है, फ्लावर। फिर सीरियल्स, मतलब वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ओट्स वगैरह, ये सब नॉर्मली इतना जल्दी खराब नहीं होता, तो उसको हम लोग ड्राई स्टोरेज में रख सकते हैं। पानी से दूर, मॉइस्चर से दूर, एक अच्छे से या टाइट कंटेनर में अगर भर के रख देंगे तो वो बहुत दिन तक चलेगा। नेक्स्ट आ गया कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज किसके लिए? जो पेरिशेबल फूड्स है, जो अपने आप खराब हो सकता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मीट्स वगैरह हो गया, ये सब कॉमर्शियल स्केल में चाहिए तो हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग के फ्रीजर या फिर फ्रिज में रखते थे, या फिर बड़े बड़े कोल्ड हाउस रहते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, आइस हाउसेस बोलते हैं, वहां पे भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर स्टोर करना है तो। नेक्स्ट हो गया पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग मिल्क। मिल्क जो होता है वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले हीट करते हैं, उसको एक उबाल लाने देते हैं, बॉयल करते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं। जैसे ही उसको बॉयल करते हैं तो उसका जो बैक्टीरियास होता है वो मर जाता है, ठीक है। सो वो बहुत देर तक वो रुक सकता है, फिर बैक्टीरियास अटैक कर सकते हैं, फिर अगर उसको हम लोग हीट करके उसको मतलब फिर से कूल डाउन करेंगे तो फिर से बैक्टीरियास मर जाएगा, और देर तक हम लोग मिल्क उसको स्टोर कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। इसने किसने दिया था इस प्रोसेस के टेक्निक को? लुइस पैस्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसके बारे में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में इस साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डिहाइड्रेशन। सूखा के हम लोग रख सकते हैं, इससे क्या होता है, वाटर जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से निकल जाता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो बहुत देर तक रुकता है, नॉर्मल फ्रूट्स उतने देर तक नहीं टिक पाता, क्यों? क्योंकि वहां से वाटर जो है वो निकाल दिया गया है, ठीक है, उसके लिए वो बहुत देर तक वो खराब नहीं होता। या फिर एडिंग एक्स्ट्रा शुगर या सॉल्ट, मतलब उसका अगर हम लोग अचार डालेंगे तब भी क्या हो जाता है, जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं तो वो किल हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग फूड को लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। ज्यादा एक्सेस सॉल्ट देंगे तो मतलब अचार डालना हो गया, ज्यादा एक्सेस शुगर देंगे तो मतलब उसका वो बनता है, कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फ्रूट्स में ज्यादा शुगर डाल के हम लोग स्टोर कर सकते हैं फ्रूट्स को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, माइक्रोबियल जो सेल्स होता है, बैक्टीरिया वगैरह जितना भी माइक्रोब्स है, ये मर जाता है,
एंड इससे हम लोग ज़्यादा देर तक उसको स्टोर करके रख पाएंगे। ठीक है, समझ आया? चलो, यहाँ तक तो चैप्टर का कंटेंट था। चैप्टर के कंटेंट में हम लोगों ने पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया। अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे एक पीवाईक्यू है, CA 2011 का एक पीवाईक्यू है। एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इट इज बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या करता है? कॉज ऑफ रेप्चरिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, cause change in the shape of microbial cells, remove water from food या प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल्स। इसका आंसर होगा 4, प्लाज्मोलाइज मतलब किल कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ए ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स के बारे में पूछा है। कौन सा मिनरल, मतलब मिनरल से होते हुए, मिनरल्स के डेफिशिएंसी की वजह से जो जो क्या बोलते हैं डिजीज हो सकता है। तो पहला एग्जांपल है रिकेट्स, क्वाशियोरकर, गॉइटर। ठीक है, अगर अच्छे से याद है, क्वाशियोरकर प्रोटीन्स वाला है। ठीक है, रिकेट्स एंड गॉइटर की फिर भी वो हो गया आप लोगों का मिनरल्स से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्शन गॉइटर, मेरास्मस, क्वाशियोरकर, फिर से प्रोटीन्स वाला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वाशियोरकर, एनीमिया, गॉइटर, फिर से क्वाशियोरकर आ गया, ये भी प्रोटीन से रिलेटेड है, तो ये भी मिनरल से नहीं है। गॉइटर, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये वाला हो गया, यहाँ पे 3 ही मिनरल से रिलेटेड। ठीक है, मिनरल्स वाला सेक्शन आप एक बार फिर से देख लेना, अगर कॉन्फ्यूजन लग रहा है, वहां पे हम लोगों ने सब डिजीज के बारे में दिया हुआ है इनमें। थर्ड, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज एनीमिया इज ए डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयरन। चलो ठीक है, नेक्स्ट, एनीमिया कॉजेज जनरल वीकनेस एंड फैटीग। सो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्या दिया है? एलेनाइन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, मतलब ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, उल्टा करके यही पूछ रहा है। मिथ्योनाइन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, वेलाइन एंड ट्रिप्टोफैन आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो डी तो चलो ठीक है, बाकी अगर तुम लोग चेक करोगे तो उससे पता चलेगा कि सी वाला इनकरेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी वाला इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा ए, बी एंड डी। ठीक है, ए, बी एंड डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राधिका's gum were often bleeding and her wounds were taken। अच्छा, सीटेड में 2016 का क्वेश्चन है। हाँ, क्या हुआ? राधिका's gums were often bleeding and her wounds were taking longer time to heal, this diet could be deficient in which vitamin। अच्छा, गम्स का रिलेटेड कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है? गम्स के रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, विटामिन से रिलेटेड, सभी विटामिन का एग्जाम्पल है विटामिन सी का। स्कर्वी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्कर्वी जैसे कि मैंने बोला था, सी में जो जाते थे, नदी समुद्र में जो शिप वाले क्रूज में जाते थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने बताया था। तो वो हो गया विटामिन सी की वजह से। ठीक है, स्कर्वी हो सकता है, सो इसीलिए लॉन्गर टाइम लग रहा है उसको हील करने के लिए। तो विटामिन, कौन सा विटामिन चाहिए उसको? विटामिन सी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर ऑल द आंसर्स। एंड और एक क्वेश्चन, सीटेड फरवरी 2014 का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स। ठीक है, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, शुगर सोल्यूशन, कोकोनट ऑयल। कौन कौन आयोडीन का ब्लू ब्लैक कलर देगा? अभी आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर कब देता है? कार्ब्स के साथ देता है। तो यहाँ पे कार्ब्स वाला कौन कौन सा है? ठीक है, कार्ब्स वाला कौन कौन सा है? सो बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, हाँ ये कार्ब्स हो गया। बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, राइस में कार्ब्स रहता है। ठीक है, स्लाइस ऑफ ब्रेड, हाँ इसमें भी क्या बोलते हैं, कार्ब्स रहता है। शुगर सोल्यूशन में कार्ब्स नहीं मिलेगा डायरेक्टली, क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं रहता। दिस इज कार्ब्स बट स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। एंड आयोडीन कब किसके साथ ही देता है? स्टार्च के साथ देता है। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, सब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ नहीं देगा। इवन दो शुगर सोल्यूशन इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये स्टार्च नहीं है, तो ये स्टार्च वाला चीजें ही देता है। कोकोनट ऑयल, ये तो चलो फैट्स में गिर गया, सो ये भी नहीं देगा। सो ए बी एन सी, ए बी एन सी 1 नंबर इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया। हाँ, यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कर लिया, कंटेंट वगैरह कर लिया। अभी एज प्रॉमिस एक छोटा सा आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है? पहले तो एक चीज मैं बोल दूंगा कि ये जो लेक्चर का स्लाइड्स है, लेक्चर का जो स्लाइड्स है यानी लेक्चर नोट्स, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये हम लोगों के टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक से डाउनलोड कीजिए अपने लिए ये वाला चैप्टर का नोट्स, ये वाले चैप्टर का लेक्चर स्लाइड्स, एंड वहां से अपना नोट्स बनाइए
एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए। अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करना है, उसके लिए तो आपको क्वेश्चंस चाहिए होगा। तो क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसी के साथ-साथ, इस वीडियो लेक्चर के साथ-साथ वहाँ पे सेम जगह पे, मतलब टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को और ज़्यादा क्वेश्चन थे। यहाँ पे तो हम लोगों ने 4-5 ही क्वेश्चंस किया है। मोर क्वेश्चंस विल बी गिवन इन टेलीग्राम सेक्शन, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे फूड एंड फूड टेक्निक्स का खत्म कर लिया, तो वहाँ पे फूड एंड फूड टेक्निक्स के रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, कुछ 20-30 क्वेश्चन जितना भी बनता है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक रहेगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन इट एंड एंजॉय, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के जाने के मान लीजिए आधा घंटा या 1 घंटे बाद ही आप लोगों को लेक्चर स्लाइड्स एंड क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है, दोनों ही आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो प्लीज ज्वाइन इट, प्लीज सॉल्व इट, आपके सीटेट के जर्नी को, सीटेट के प्रिपरेशन के जर्नी को और इसी कीजिए। एंड इसी के साथ आज हम लेंगे आपसे विदा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दूसरे एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल के साथ साथ, ठीक है। लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे 2 और चीज़ों की विनती है। एक हो गया, आप हम लोगों को कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा है तो भी कमेंट कीजिए। अगर कुछ कंफ्यूजन है या फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज कमेंट कीजिए एंड हम लोग उस कमेंट का आंसर देंगे। आप लोगों के हर प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करेंगे। सो प्लीज कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपके यूट्यूब ऐप में हाइप वाला बटन है, हाइप वाला बटन है, वो स्टार वाला बटन है, तो हाइप करके इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो जो सीटेट 2026 में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी मदद हो जाए, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो लेक्चर का स्लाइड्स है, लेक्चर स्लाइड्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होगा, लेक्चर स्लाइड्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन इट एंड प्लीज स्टडी हार्ड। मैं मिलता हूँ तुम आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम करेंगे मैटर एंड उसके स्टेट्स के बारे में। वो केमिस्ट्री का चैप्टर होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी सीटेट से रिलेटेड ही। तो तब तक के लिए ये वाला चैप्टर, ये वाला लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और प्रिपरेशन जारी रखिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।